गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो इमिग्रेशन टॉपिक है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, या जो लोग असाइलम किया होता है, या जिन्होंने ह्यूमन राइट्स एफएलआर वगैरह फ़ाइल किया होता है, और वो 3C लीव जो है वो उसके हवाले से जो है वो फ़िक्रमंद होते हैं। बहुत से लोग जो हैं जिस वक़्त उनका वीज़ा की एक्सपायरी का टाइम आता है, या जो उनका वीज़ा एक्सपायर होने लगता है, या उनको 60 डेज़ का नोटिस मिला होता है, या इमीडिएट इफ़ेक्ट के ऊपर होते हैं, या उन्होंने उनका वीज़ा चल रहा है लेकिन उन्होंने असाइलम क्लेम कर दिया, या उन्होंने फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी, तो क्या उनका जो स्टेटस होता है, जो पिछला उनका स्टेटस चल रहा होता है, उसके मुताबिक ही वो रहता है, या वो चेंज हो जाता है? सो इसी टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। उसकी वजह ये है कि हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला आया है, जो कि एक बड़ा लैंडमार्क फैसला जिसको कहेंगे, मैं वो ये कहूँगा कि उस हवाले से है। और जो केस का नाम है जी, उसमें ये है 2024 EWHC 137 4 एडमन जो है वो उनकी जो बाकी डिटेल्स जो है वो आ रही हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं बताता चलूँ, थोड़ी सी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँ, थोड़ी सी तमहीद मैं बांध दूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि ये एक्चुअली ये जो 3C ऑफ द इमिग्रेशन एक्ट 1971 है, ये होता क्या है। लेट्स से मैं इस वक्त स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ। मेरा स्टूडेंट वीज़ा जो है वो एक्सपायर होगा टुमारो 3 जुलाई को। 3 जुलाई को मेरा वीज़ा एक्सपायर होना था। मैंने आज 2 जुलाई को जो है मैंने एफएलआर फाइल कर दिया, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फाइल कर दी, या मैंने असाइलम क्लेम कर दिया, या मैंने फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फाइल कर दी। तो क्या जो मेरा कल टुमारो वीज़ा एक्सपायर होना था, वो मेरा लीगली तौर पे मेरा जो स्टेटस है वो लीगल रहेगा? द आंसर इज़ येस। अब उसमें या मुझे 60 डेज़ का नोटिस आ गया। अब मेरे 60 डेज़ का जो नोटिस मुझे मिला हुआ था, होम ऑफिस से आ गया या यूनिवर्सिटी से, जहाँ से भी मुझे मिला। अब मेरा वो जो 60 डेज़ का नोटिस है, वो 3 जुलाई को जो है वो ख़त्म होना था, होना है। तो मैंने आज 2 जुलाई वाले दिन जो है मैंने कोई सी भी एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी। इमिग्रेशन अपने स्टेटस को रेगुलराइज़ रखने के लिए, अपना स्टेटस को ओवरस्टेयर ना होने के लिए। तो क्या मुझे कानूनी तौर पे मैं ओवरस्टेयर होऊँगा कल 3 तारीख के बाद? नहीं, मैं नहीं होऊँगा। उसकी वजह ये है कि मैंने आज 2 तारीख को, सेकंड को जो है मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर दी। ये जो कानूनी तौर पे ये जो यूं चेन एक बनी रहती है, उसको कहा जाता है 3C ऑफ द इमिग्रेशन एक्ट 1971। अब होता क्या, हुआ क्या एक्चुअली इस केस में, जिसका मैं आज की इस वीडियो बनाने का मुझे मौका मिला कि जी मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए जो है। सो उसमें जो एप्लीकेंट था, जो एप्लीकेशन फाइल की गई, उसमें जो था लंदन एंड जो सिसिलिया अडीजी जो है वर्सिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम ऑफिस डिपार्टमेंट, उसने होम ऑफिस के खिलाफ जो था उसने केस फाइल किया। अब उसमें टेक्निकली जिस वक्त किसी का वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, या किसी का 60 डेज़ का नोटिस का टाइम ख़त्म होता है, तो जो ऑनलाइन शेयर कोड होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो लैंडलॉर्ड जो है वो अगर किसी को प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है, तो वो चेक टू लैंडलॉर्ड, ये जो राइट्स होते हैं कि जी कि क्या ये टेनेंट को हमने प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है या नहीं करनी, या हमने इसका जॉब इसको देनी है कि नहीं देनी। उसकी वजह ये है कि इसका ऑनलाइन शेयर कोड जो है वो तो आ नहीं रहा, क्योंकि वो उसके बाद नहीं आता। सो इसी तरह की सिचुएशन जो थी वो इस केस में हुई। अब जब इस केस में इस तरह की सिचुएशन हुई, लैंडलॉर्ड ने जो था मकान देने से इनकार कर दिया कि चूंकि मैं तुम्हारा ऑनलाइन शेयर कोड नहीं देख सकता हूँ। जॉब वालों ने कहा कि जी कि हम तुम्हें जॉब नहीं दे सकते हैं, चूंकि ऑनलाइन शेयर कोड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा ऑनलाइन, जो तुम्हारा BRP है वो एक्सपायर हो चुका है, ऑनलाइन शेयर कोड दिखाई नहीं दे रहा। अब टेक्निकली तौर पे उनके लिए जॉब देना जो था वो मुश्किल हो जाता है। सो उसमें केस की बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, लंबी बात में जाएंगे तो बहुत
डिटेल लंबी हो जाएगी बात, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि इस तरह की सिचुएशन में क्या हुआ कि एक केस जो था वो डिपार्टमेंट होम ऑफिस के खिलाफ जो था वो केस फाइल हो गया। सो रूल्ड बाय द होम सेक्रेटरी, तो जिसमें हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, ये इसका मैं रेफरेंस नंबर जो है ये अपने इस जो डिस्क्रिप्शन है जी नीचे जो आता है, मैं वहां पे इसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि जो लोग शौकीन है, जिनको पढ़ने का शौक है, वो तफसील से जो है वो इस केस को उसकी जजमेंट जो है वो पढ़ सकें। उसमें अब हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, उन्होंने कहा जी कि होम सेक्रेटरी इज फेलियर, ये होम सेक्रेटरी साहब की या डिपार्टमेंट की तरफ से फेलियर है टू प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होता कोई नहीं है इसमें, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ देयर लॉफुल प्रेजेंस इन द यूके जो है इस तरह की सिचुएशन में, चूंकि टेक्निकली तौर पे तो आपकी लॉफुल प्रेजेंस है। लॉफुल प्रेजेंस मीन कि मेरा वीजा जो है वो टुमारो एक्सपायर होगा, मैंने आज एक एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब टुमारो मेरा वीजा टेक्निकली एक्सपायर हो गया, लेकिन मैं तो लॉफुल मेरी रेजिडेंस है, मैं इलीगल तो नहीं हूं, ना मैं ओवरस्टेयर हूं, मेरी लॉफुल रेजिडेंस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैं साबित कर सकूं, सिवाय इसके जो एप्लीकेशन सबमिट होती है वहां पे एक आता है एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, यहाँ आपके पास जो एक चेक लिस्ट होती है जिसपे केस का रेफरेंस नंबर लगा होता है, यहाँ आपके पास एक ARC कार्ड होता है, यहाँ आपके पास जो है वो आपने जो FLR फाइल की होती है उसके फिंगरप्रिंट्स या बाकी उसकी तफसील होती है। एक तो इसमें फिगर जो था ये अगर हम 2019 की बात करें, 2019 की बात करें या अभी की हम बात करें, तो उसमें बहुत से लोग जो हैं, अब इसका मैं फिगर अगर आपको बताऊंगा तो ये बड़ा शॉकिंग होगा कि जी कि कितने लोगों ने जो था ये इस तरह की एप्लीकेशंस फाइल की, जिसको फी वेवर की एप्लीकेशन कह सकते हैं। फी वेवर की ही ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि 3C लीव जो है उसमें ज़्यादातर, चूँकि बाकी एप्लीकेशनों में थोड़ी सी डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है, सो उसमें होम ऑफिस की तरफ से ये था कि जी के ये फी वेवर एप्लीकेशन जो है ये लोगों ने इसलिए फाइल की हैं टाइम पास करने के लिए, टाइम गेन करने के लिए, सिस्टम को अब्यूज़ करने के लिए, सिस्टम को मिसयूज़ करने के लिए, बहुत से इस तरह के जो थे चीज़ें उन्होंने टेक्निकली तौर पर डायरेक्टली तो नहीं कही, लेकिन जो केसेस के फैसले आते थे, जैसे एक बंदे की फी वेवर की एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसकी अभी तक एप्लीकेशन पेंडिंग थी, 3-4 महीने हो गए, ड्यू उसको 2-3 महीने का टाइम ऑब्वियसली मिल गया, लेकिन उस ड्यूरिंग उसी टाइम अगर किसी का जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा अगर किसी को मिल गया, तो वो उसने वहाँ पे स्विचिंग की एप्लीकेशन करने की कोशिश की, तो होम ऑफिस ने उसको कहा कि तुम्हारा पीरियड को जो है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, हम तुम ओवरस्टेयर हो उस पीरियड में जो था, तो जिसकी वजह से ये सारी की सारी सिचुएशन आई। सो उसमें होम ऑफिस का जो फिगर यहाँ जो इस वक्त आया वो है जी 3,70,015 370,015 15 पीपल वर ऑन अ 3C लीव जो था, 3,70,000 लोग जो थे वो 3C लीव पर थे, जो जिन्होंने इस तरह की कोई डिफरेंट एप्लीकेशन डाल के वेटिंग में थे, और जिनके पास कोई स्टेटस अपना प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि जी के हमारे पास जो है कोई एविडेंस है कि जी के हम लोग ओवरस्टे नहीं है या इलीगल नहीं है या हमारी लॉफुल रेजिडेंस है। सो उस हवाले से ये एक बड़ा रिमार्केबल मैं कहूँगा कि जी ये एक फैसला आया है। सो उससे जो है कम से कम वो लोग जिनके पास वाकई फाइनेंशियली तौर पे इश्यूज होते हैं, चूंकि एक फैमिली है, अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं जिसके 2-3 बच्चे हैं, और उन्होंने अगर कोई FLR फाइल करना है या उन्होंने किसी तरह की कोई और एप्लीकेशन फाइल करनी है, सो इस वक्त जो IHS के चार्जेस हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सर्च चार्ज, वो 1035 है, 1,035 पाउंड है एक बंदे का, 2.5 साल की 2.5 ईयर की वो फीस पे करनी पड़ती है। सो रफली वो 2,587 पाउंड वो बन जाते हैं, प्लस इमिग्रेशन की फीस 1048 पाउंड जो है ऑब्वियसली, प्लस जो वकीलों की फीसें, या अगर कोई जो चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू केस है या जहां से भी है, लेकिन होम ऑफिस की फीस रफली 3,600 पाउंड प्लस जो है वो बन जाती है। अगर किसी के 3-4 फैमिली मेंबर्स हैं तो ऑब्वियसली 10-12,000 पाउंड जो है वो प्लस बन जाते थे, प्लस इतनी फीसें भी पे करें, फिर उसके बावजूद जो है वो कहते हैं जी आपकी लॉफुल रेजिडेंस नहीं थी। सो ये एक टेक्निकली तौर पर जो इसमें था बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, और एंड आई रियली अप्रिशिएट टू हाई कोर्ट कि उन्होंने जो है वो इस तरह का एक जजमेंट दी है
जिससे जो है बहुत से लोग जो इस वक्त वेटिंग में हैं या जो जिनका कोई और कोई ऑप्शंस नहीं होते, जिनके पास फाइनेंशियली दिक्कत में हैं, फैमिलीज हैं जिन्होंने अपना 10 इयर्स वीज़ा रूट है जिनके पास, जिनको नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड हैं, या स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने कोई ना कोई और एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, सो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता था कि जी के वो क्या करें। FLR फाइल करें तो 5000 पाउंड्स की कॉस्ट रफली आ जाती है, 1000 या 1500 पाउंड नॉर्मली वकील चार्ज करते हैं, फिर 3700 पाउंड उनकी फीस आ जाती है। वो बेचारे, अब उनके पास फी वेवर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन वो जब वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ जाते थे या किसी और मैरिज वीज़ा की तरफ, एप्लीकेशन की तरफ जाना, स्पाउस वीज़ा की, तो उस उनका जो मिडल का पीरियड था उस पर एक डर, एक खौफ लगा रहता था कि जी के कहीं ऐसा ना हो कि होम ऑफिस जब हम न्यू एप्लीकेशन फाइल करें तो वो कहें आपका ये पीरियड लॉफुल रेजिडेंस नहीं है, और आपका वो हम उसको गैप समझते हैं, हम ये समझते हैं कि आपका ये ड्यूरिंग दैट पीरियड जो था वो इलीगल था, आप ओवरस्टे थे। सो इस जजमेंट के बाद जो है अब अगर किसी ने अपने वीज़ा एक्सपायरी से पहले एप्लीकेशन फाइल हो गई तो इसका मतलब है उनका जो 3C ऑफ द इमिग्रेशन एक्ट 1971 है इज वाज नॉट अनलॉफुल, उसको लॉफुल जो है वो इसकी बेस के ऊपर जो है वो करार दे दिया गया जी। और इसमें और मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वो ये था कि क्या आप की अगर इस तरह की एप्लीकेशन पेंडिंग है तो 3C लीव कंटिन्यू रहेगी? द आंसर इज यस। और उसके बाद जो है आप अगर कोई भी और एप्लीकेशन फाइल करना चाहें तो आपका लीगली तौर पे जो है वो पीरियड सारे का सारा लीगल काउंट होगा जी। दुआ में याद रखिएगा। और 2-3 और नए इश्यूज जो हैं वो इस वक्त वो चल रहे हैं जी, उसके ऊपर है, कल की वीडियो में मैं बात करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।